ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਚੀਫ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਰਜੂ ਰਲਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਕਰ ਰੋਹਿਤ ਸਰਦਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सरजू हूँ। मैं चीफ कार्डियक सर्जन हूँ हीरो डीएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट में। आज की डेट में कोविड-19 के बारे में आई थिंक जितनी नॉलेज लोगों को हो चुकी है वो शायद व्हाट्सएप के थ्रू बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अभी प्रॉपरली लोगों को पता भी नहीं है। जैसे कि आपने बोला कि कोविड-19 के बाद में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा कॉमनली देखी गई है। ऐसा नहीं है एक्चुअली में। देखो, जो कोविड-19 के बाद में बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो जिनके ऑलरेडी थोड़ी सी भी एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है, जैसे कि आर्टरीज की थिकनिंग है, तो उनमें वो क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है ना और भी ज़्यादा होगी। सो नंबर वन तो ये है कि उनमें क्लॉट फॉर्मेशन के कारण में हार्ट अटैक हो सकता है। नंबर वन ये हो गया। नंबर टू, कोविड-19 के बाद में इट इज़ सीन कि ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी में वो कम हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो ये तीन चीज़ों के कारण में भी हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रेस के कारण सबसे बड़ी चीज़ जो है स्ट्रेस ये है कि कोविड-19 हो गया जी। पहले भी आपने सुना होगा कि जी सांप के कई बार जो है ना इतना जहरीला नहीं होता जितना उसका डर होता है। आज की डेट में कोविड-19 का डर बहुत ज़्यादा है। आई अंडरस्टैंड कि मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है। अगर हम टोटल मॉर्टेलिटी देखें तो पंजाब में इस टाइम पे 2.5% है। ओवरऑल मॉर्टेलिटी जो है इट इज़ लेस देन 2%, लेकिन उसका जो डर है ना वो ज़्यादा है। कुछ लोगों की तो हमारे को फ़ोन आते हैं जी सैचुरेशन 95% चल रही है, हमारे को बेड का इंतज़ाम करवा दो। सो डर है उनके कि अभी आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, जबकि 95%, 90 से 92 95% वाले सैचुरेशन वाले पेशेंट्स को तो घर पे ट्रीट किया जा सकता है। थर्ड चीज़ ये है पोस्ट कोविड। कोविड है क्या? कोविड से बॉडी जो है फाइट करने की कोशिश करती है। बॉडी का अपना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है ना उसको, उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। सो देर इज़ ओवरऑल ए जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। मोस्ट कॉमनली जो आज की डेट में मेरे को लगता है सारे लोगों को मालूम है जी, कोविड हो गया तो ये टेस्ट हैं करवाने हैं। उसमें एक टेस्ट आता है CRP, दैट इज़ सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो ये बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है। इन्फ्लेमेशन यही है कि बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है टू फाइट इन्फेक्शन एंड टू फाइट कोविड वायरस। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है जिसमें कि ये सारी चीज़ें आती हैं। सो जो आपने बताया ना कि 15 दिन के बाद में पेशेंट आया, पर 15 दिन के बाद में भी उसकी CRP बहुत हाई रहते हैं। एंड हम लोगों ने साइंटिफिकली वी हैव फाउंड कि एटलीस्ट टेक्स 1 to 1.5 month फॉर दैट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू कम डाउन। इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन को नॉर्मलाइज होने में इतना टाइम लगता है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड दीज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ एनी प्रॉब्लम। और अगर अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम होगी या डायबिटीज़ होगी या हाइपरटेंशन होगी, जिनका कई लोगों को पता ही नहीं है, अब देयर विल बी मैनी पीपल जिनको पता ही नहीं होगा कि उनको डायबिटीज़ भी है या हाइपरटेंशन भी, अनडायग्नोज्ड। सो दोज पीपल they are at more risk of heart attack and heart problems and heart failure. So post covid inflammatory syndrome जो है ना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 5 है हार्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, जिसको कि हम कहते हैं मायोकार्डिटिस। 16% ऑफ द लोगों में कोविड-19 के पेशेंट्स में मायोकार्डिटिस होता है। मायोकार्डिटिस मीन्स कि हार्ट की रिदम जो है अब नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो उन लोगों में भी हार्ट फेलियर के और हार्ट प्रॉब्लम्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। दैट इज़ वो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड हैं कोविड के साथ। सो ये चीज़ें हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ?
ये मैंने आपको यही बताया ना कि पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो 1.5 महीने तक रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन लंग्स में कितना डैमेज हुआ। जिनका लंग्स का डैमेज ज़्यादा होगा उनके सांस चढ़ने की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी, उनका हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, उनकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो उनमें प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या सावधानियां प्रिकॉशंस की रखने चाहिए ने उस ਤੋਂ Precautions ਬਾਅਦ जो है पोस्ट कोविड में, एक तो आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। सेकेंडली जो है ना, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है वीडियो कि रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज करते रहना है। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज में क्या है कि छाती फुला के जैसे ओम विलोम वो करना, स्पायरोमीटर आता है उससे प्रॉपरली एक्सरसाइज करना ताकि बॉडी की ऑक्सीजनेशन जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके हम इम्प्रूव कर सकें। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उल्टा लेटना। मतलब पोजीशन अगर आप उल्टा लेटेंगे तो लंग्स का कुछ पार्ट होता है जो उल्टा लेटने से वेंटिलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है इम्प्रूव हो जाती है। ये रिकमेंडेड है दोनों सिचुएशन में, इमीडिएटली आफ्टर कोविड आल्सो एंड पोस्ट कोविड 15 या 20 दिन के बाद भी जब डिस्चार्ज होकर पेशेंट जाता है उसको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज 5-6 तरह की एक्सरसाइज हैं जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। उसमें छाती को फुलाना, जैसे ओम विलोम करना, नंबर 2 स्पायरोमीटर करना, नंबर 3 उल्टा लेटना एंड 6 मिनट्स के लिए वॉक करना। बहुत ज़्यादा विगोरस एक्सरसाइज नहीं करनी है बिकॉज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक्सरसाइज करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो वो बॉडी कोप नहीं करेगी, उसमें फेलियर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਗੁਬਾਰੇ ਫੈਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਬਾਰੇ ਫੈਲਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज वो जो स्पायरोमीटर मैं बोल रहा हूँ वो सेम चीज़ है जो गुब्बारे फैलाने वाली बात है। जो स्पायरोमीटर है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, उसमें एक विजुअल रिस्पांस रहता है कि आप एक बाल उठा रहे हो, 2 बाल उठा रहे हो या 3 बाल उठा रहे हो। सो स्पायरोमीटर जो है वो ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है, बट आप गुब्बारे भी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ इस जो सेकेंड वेव है ना इसमें मोस्टली यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा इन्फेक्ट हो रही है। और यही देखा गया कि इट इज़ गोइंग टू स्प्रेड फ्रॉम द यंगर पॉपुलेशन टू द ओल्डर पॉपुलेशन, क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशन तो डर से जो है ना पहले ही बाहर नहीं निकल रही है। सो उनको घर से निकले बिना कैसे इन्फेक्शन हो रहा है, बिकॉज यंगर पॉपुलेशन जो बाहर घूम रही है वो इन्फेक्शन लेके आते हैं एंड देन दे स्प्रेड इट टू द सेकेंड जनरेशन नो। और जहाँ तक रहा सवाल उनकी प्रॉब्लम्स पहले प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के होने का, हेल्थ अवेयरनेस अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग पहले से चेकअप ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं। लेकिन कोविड के कारण ये हो सकता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स अंडरलाइन थी वो सामने ज़्यादा आ रही हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ सी जो वैक्सीनेशन है ना, आई टेल यू उसमें चक्कर क्या है कि जो कोविड वायरस है ना, कोविड वायरस जो है उसके अंदर का जो मटेरियल है ना वो आरएनए है, उसके बाहर स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं। तो जब वो बॉडी में जाता है ना तो जो स्पाइक प्रोटीन्स है ना उसके साथ में हमारी बॉडी के जो इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करने के लिए जो है ना उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते बिकॉज बॉडी में कोई है नहीं, उसमें कैपेसिटी नहीं है, एंटीबॉडीज़ नहीं है। तो वो आरएनए जो है ना वो जाके बॉडी में रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और बहुत सारी वायरसेस बनाना शुरू कर देता है। सो लेकिन अगर हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, मतलब 2 वैक्सीन्स के 15 दिन के बाद में आप में एंटीबॉडी लेवल सफिशिएंट बन जाते हैं, उसके बाद में क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में वायरस जाएगा भी ना तो वो स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जाके अटैक कर देगा। तो वायरस जो है ना वहाँ से निकल के मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। सो उस टाइम पे नंबर 1 या तो ये होगा कि आपको बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होगा, 70% चांसेस हैं कि आपको बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसकी जो सिवियरिटी है ना वो बहुत कम होगी। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आपने मास जो है ना प्रिवेंशन करनी है तो वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट। लेकिन हुआ क्या कि वैक्सीनेशन के बारे में लोगों ने पहले तो समझा ही नहीं। हमने क्लब में वैक्सीनेशन कैंप लगाया था 1 महीना पहले। उस टाइम पे बिलीव मी हमने लोगों को वर्चुअली लिटरली कॉल कर करके बुला रहे थे कि आप प्लीज़ आइए, फ्री वैक्सीनेशन कैंप पे आप लगाइए। आज हमने कैंप लगाया, हमारे पास 200 वैक्सीनेशन थी, लेकिन डिमांड जो थी ना 500 से भी ज़्यादा लोगों की फ़ोन कॉल्स हमारे को आए हुए थे कि हमारे को वैक्सीनेशन लोगो। सो आई थिंक लोग अभी समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। अगर आपने फर्स्ट वैक्सीन लगाया इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क निकाल दीजिए, आपको फिर भी प्रॉपर प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। इवन आफ्टर फुल वैक्सीनेशन 15 दिन भी हो जाते हैं, पूरी एंटीबॉडीज़ बन भी जाती हैं, तो भी प्रिवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आई थिंक विल बिकम ए न्यू नॉर्म। सभी लोगों को मास्क डाल के ही घूमना पड़ेगा जब तक ये बीमारी के ऊपर हम पूरा ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਬੈਡਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਲ ਓਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ इस टाइम पे लेवल 3 बेड जो है वो किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि अगर आपकी सैचुरेशन जो है 92% से ऊपर रह रही है, अगर आपको कोविड है और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, तो बेस्ट है कि आप टेलीफोनिकली किसी भी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते रहें, जितना मैक्सिमम हो सकता है प्रोन पोजीशन में लेटें। प्रोन मीन्स उल्टा लेटना, फिर साइड लेके लेटना, पहले लेफ्ट साइड लेट जाओ फिर राइट साइड लेट जाओ। इससे क्या होगा कि लंग का वो हिस्सा वेंटिलेट होना शुरू हो जाएगा जो नॉर्मली वेंटिलेट नहीं होता। एंड बिल्कुल क्लियरली देखा गया है कि इससे सैचुरेशन जो है इट इम्प्रूव्स बाय ऑलमोस्ट 3 to 4%। तो वो पैनिक वाली जो है ना कि वो सैचुरेशन प्रोब जो है वो दिखा रहा है सैचुरेशन कम, वो पैनिक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਵੀ कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब ये है कि आपको अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हाइपरटेंशन, इट्स ए कोमॉर्बिड कंडीशन। डायबिटीज़ मेलिटस मीन्स शुगर की बीमारी जो है वो कोमॉर्बिड है। ओबेसिटी वो भी कोमॉर्बिड है। हार्ट प्रॉब्लम वो भी कोमॉर्बिड है। कोई भी बीमारी कोविड के अलावा जो है आपको मेडिकल प्रॉब्लम है वो एक कोमॉर्बिड कंडीशन मानी जाती है। सो अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं देन डेफिनेटली व्हेन यू हैव, अगर सैचुरेशन जो है वो 90% पहुंचती है तो आपको एडमिट होने की ज़रूरत है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੂ ਰੋਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੋਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ। ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਆਰਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਰੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੰਗਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ 92 ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਭੀੜ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਤ।